झारखंड का मेंस के बारे में देखते हैं कि मेंस में क्या क्या आपको सावधानी बरतना चाहिए और मेंस में क्या क्या करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। कुछ मिथ के साथ शुरुआत किया जाता है कि क्या जो हम सुने सुना है कुछ कहावतों पे कि बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ेगा। बहुत कोई बोलते हैं कि फोकस स्टडी करना पड़ेगा या स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। समय सीमा क्या होना चाहिए और कितने टाइम में इसको लिख लेना चाहिए। कौन से किताबों के बारे में पढ़ना चाहिए, कौन से किताबों के बारे में नहीं पढ़ना चाहिए। ज़्यादा मोटी किताबें अच्छी होती हैं, कोचिंग का मटेरियल ज़्यादा अच्छा होगा या प्रिंटेड मटेरियल ज़्यादा अच्छा होगा, डायरेक्ट बुक अच्छा होगा। इस तरह से बहुत सारे बातें जो होती हैं वो कभी समझ नहीं आती और कभी समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा। सबसे पहला चीज़ ये बोला जाए, अगर मेंस के बारे में बोला जाए तो मेंस में जो लिखते वक्त जो सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाला बात होता है, अगर कोई भी व्यक्ति लिख रहा है, जैसे मैंने मेंस लिखते टाइम में ये चीज़ को नोटिस किया कि अगर आपको जो भी चीज़ें याद हैं वो लिखना बहुत आसान होगा। चाहे आप कितना भी किताबें पढ़ लें, लेकिन अगर चीज़ें आपको याद नहीं है तो उस टाइम लिखने में परेशानी होगा। पहला चीज़ जो सबसे नोटिस करने वाला बात है, यानी जो सबसे बड़ा बात है कि बहुत मोटी किताबों को आप नहीं ध्यान दें। एक ही किताब रखें, पतली किताब रखें जो कि आपके सिलेबस के ओरिएंटेड हो और सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स दिया गया हो उन टॉपिकों को कवर किया हो। बस वो एक सिंगल बुक, 3-4 बुक एकदम लेने का ज़रूरत नहीं है जिसमें 99% भी कवरेज है। उसी बुक्स को लीजिए और उसी बुक से स्टार्ट कीजिए। जितना छोटा बुक्स होगा उतना ज़्यादा मेमोरी याद होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, जैसे हम बचपन से ABCD रटते जा रहे हैं, जिस कारण से ABCD इतना स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया में आपका चला जाता है कि कभी भी अप्लाइड कर पाते हैं। उसी तरह अगर आप पतला मेंस का किताब लेंगे तो जिस कारण से आप पूरे सिलेबस को बार बार रिवाइज कर पाइएगा, और बार बार रिवाइज करने से ये होगा कि आप उनको लिख पाइएगा काफ़ी अच्छे तरीके से। ठीक है, तो क्या एक बोला जाता है लिखने के लिए स्किल्स डेवलपमेंट का होना ज़रूरी है। लिखने के लिए स्किल्स डेवलपमेंट का होना ज़रूरी है, एकदम ये सही बात है। विदाउट स्किल्स आप एक अच्छा आंसर राइट नहीं कर पाएंगे। सपोज कीजिए आप किसी अस्पताल में जाते हैं, आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन वहाँ के प्यून से आप जब पूछिएगा तो नॉर्मली भी वो बता देगा कि इस केस में ये दवा चलता है, उस केस में वो दवा चलता है। जबकि अगर उसका एजुकेशन स्तर के बारे में बात किया जाए तो एजुकेशन स्तर के बारे में बात किया जाए तो हो सकता है आपसे वो बहुत कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन चूँकि उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के बाद वो बहुत सारी प्रक्रियाओं देखते देखते समझ जाता है, जिस कारण से वो छोटे स्तर में होने के बावजूद उस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित आपसे ज़्यादा जानकारी और सटीक जानकारी उसके पास होगा। यानी आपके आंसर राइटिंग को करते वक्त स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। स्किल्स क्या करता है, आपको सही जगह पे सही इम्प्लांटेशन के बारे में बताता है, शब्दों के सीमा के बारे में बताता है, लिखने का तरीका के बारे में बताता है, और कितना देर में इसको कंप्लीट करना है इसके बारे में बात बताता है। अगर ये स्किल्स आपको डेवलप करना पड़ेगा, और क्या स्किल्स सिर्फ पढ़ के डेवलप किया जा सकता है, तो आई थिंक नहीं। अगर सिर्फ आप स्टडी करते रह जाइए तो बहुत खाली स्टडी ही करते रह जाइए, लेकिन जब रिप्रेजेंटेशन का बात होता है, राइटिंग स्किल्स का बात होता है, तो आपको लिखना तो पड़ेगा ही। लिखे बिना ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है कि क्या आपका स्किल्स पूरा का पूरा डेवलप्ड हो जाए। स्किल्स को ऐसे समझने का कोशिश करते हैं, पुराने ज़माने में बहुत सारे जगह एक फिलॉसफी बोला गया है, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रगड़त रगड़त आवत पत्थर पे भी निशान। तो यहाँ पे एक जो 2 शब्दों के बारे में बताया गया, एक पत्थर और एक रस्सी के बारे में। रस्सी काफ़ी कमज़ोर होता है, लेकिन वहाँ रगड़ के कारण वो अपना जगह बना लेता है। तो इसलिए आप ये बोल सकते हैं कि स्किल्स को डेवलप करना एक अच्छे आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आंसर राइटिंग में अब देखा जाए कि क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए आपके द्वारा। जो सबसे पहला कदम होगा, आपको अपने सिलेबस को एकदम ध्यान से देखना, सिलेबस को ध्यान से देखना, क्योंकि आप बहुत सारे कोचिंग्स या बहुत सारे वीडियो को देखिएगा तो इधर उधर के बहुत सारे वीडियो आप देख पाते हैं, जिससे डाइवर्सन बहुत ज़्यादा होगा। तो आपको एग्ज़ाम के केंद्र बिंदु या एग्ज़ाम से संबंधित तथ्यों पे ज़्यादा काम करना है।
यानी आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड एकदम स्टडी करना आपको स्टार्ट कर देना होगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी करना स्टार्ट कर देना होगा। इसलिए झारखंड सरकार या बिहार सरकार या जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, उन सरकारों के द्वारा जो भी सिलेबस दिया जाता है उसी सिलेबस को आप देखिए और उस सिलेबस के आधार पे आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगा, बुक का चयन। बुक का चयन भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि कुछ बुक्स काफ़ी ज़्यादा मोटे स्तर पर लिखे रहते हैं, कुछ ज़्यादा काफ़ी कम स्तर पर। तो आपको ऐसा बुक का चुनाव करना होगा जो कोर्स को पूरा का पूरा कंप्लीट किया हो और लगभग 99% के आसपास ला के रोका हो या उससे ज़्यादा लिखा हो हल्का फुल्का। तो यहाँ पे झारखंड में देखें तो शिवांगन पब्लिकेशन, अगर शिवांगन पब्लिकेशन को देखा जाए, शिवांगन पब्लिकेशन का बुक को देखें तो लगभग ये अपने से पूरा का पूरा मेंस का मटेरियल ये लगभग कवर कर देता है और आई थिंक ये इनफ बुक है, इससे ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं। पहला चीज़ तो ये बुक को आप ले आइए और इस बुक को रटना स्टार्ट कर दें। जितने भी 6 पूरा का पूरा जो भी सिलेबस है सारे यहीं से स्टार्ट करना चाहिए। एरिया काफ़ी बड़ा है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि जितना हो सके समेटने का और जितना कम से कम बुक का बदलाव करने का। तो यहाँ पे शिवांगन पब्लिकेशन बुक को आप देखिएगा तो इससे लगभग चीज़ें मिल जाएंगी। आपने भी तैयारी के दौरान कुछ स्टडी मटेरियल का इस्तेमाल किए होंगे, जैसे कुछ स्टैटिक सब्जेक्ट हो गए, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस टेक हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, और भी कुछ जो सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको पॉलिटी हो गया, गवर्नेंस हो गया, इसके लिए आप पहले से ही पढ़ाई किए होंगे और उसका पूरा का पूरा जो आप अपने लिए या आप को कोचिंग के द्वारा जो नोट्स दिया गया है या खुद ही आप बनाए होंगे, उस नोट्स में अगर आपका अच्छा पकड़ है तो सेम उसी नोट्स को प्रोसीड करने का ज़रूरत है, सेम उसी नोट्स को प्रोसीड करने का ज़रूरत है। ज़्यादातर बेसिक स्तर पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं झारखंड में, जो बेसिक स्तर पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपके सिलेबस से बाहर नहीं जाते हैं। इसमें जो नोट करने वाला बात है कि झारखंड में जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं वो ज़्यादा आपको बाहर नहीं जा रहा है, जिस कारण से आप वहीं तक सीमित रखें। इसके अलावा क्या होगा कि कुछ टॉपिक्स जो आपको नहीं मिलेंगे तो यूट्यूब में सिंपली आपको जाना है, उस टॉपिक को सर्च करना है और सिर्फ वो टॉपिक को, उसी टॉपिक को देखना, उसी टॉपिक से नोट्स बनाना है और उसको लिख लेना। अगर मान लीजिए नोट्स आप नहीं बना पा रहे हैं, अगर नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, उस केस में उस वीडियो को आप सेव कर लेना है और मल्टीपल टाइम उस वीडियो को देखना है, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार उस तरह के उस वीडियो को देखना है। क्योंकि एक वीडियो में जब डिस्क्रिप्शन किसी के द्वारा बनाया जाता है तो काफ़ी अच्छे तरीके से उसके विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उसको बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्या आपको भाषा शैली कैसा होना चाहिए। अगर हम बात करें भाषा शैली, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम, बहुत कोई कोचिंगों के द्वारा ये बोला जाता है, कोचिंगों के द्वारा ये बोला जाता है कि संस्कृत निष्ठ भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, संस्कृत निष्ठ भाषा का। लेकिन मेरा अपना अनुभव ये बोलता है कि आप उन भाषाओं का ज़्यादा प्रयोग कीजिए जो भाषाओं आमतौर बोल के भाषा में प्रयोग किया जाता है, जो आराम से समझ में आ जाए, सामने वाले को जो समझाना चाह रहे हैं वो आराम से समझ में आ जाए। कभी कभी भाषाओं के संस्कृत निष्ठ शब्दों का इस्तेमाल करने के चक्कर में इतना टिपिकल वर्ड का इस्तेमाल कर देते हैं कि सामने में युक्ति, युक्त, संगत, तो कुछ इस तरह के शब्दों का जब इस्तेमाल कर देते हैं तो सामने में एग्जामिनर जो आपका कॉपी जांच करते रहेगा, कॉपी जांच करने के टाइम में उसका आप तो बहुत डीप नॉलेज के साथ उसको अप्लाइड किए हैं, लेकिन उसका मीनिंग ही वो छोड़ के निकल जाएगा, जिस कारण से वो प्रभाव नहीं पड़ेगा जो आप वो प्रभाव पढ़ाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपके द्वारा जो लिखा गया जो भी आप लिखते हैं वो बहुत ही मतलब कि जनरल लैंग्वेज में होना चाहिए, जो कि समझ में तुरंत आ जाए। एग्जाम्पल के तौर पे ज़्यादातर देखते हैं वीडियो या वायरल वीडियो, उसमें होता है कि नॉर्मली जो लोगों को समझ में आता है, कुछ इतने बड़े फिलोसफर होते हैं जिसमें बहुत बड़ा फिलोसफी दिया जाता है, लेकिन फिर भी उसका प्रचलन काफ़ी कम होता है।
क्योंकि चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और चीज़ें को अंडरस्टैंडिंग जब तक आप नहीं कर पाइएगा उसका रिस्पॉन्स काफ़ी कम होगा। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आपका जो राइटिंग में जो लिखा गया जो शब्द है सामने वालों को समझ में। और एक आजकल ये भी एक प्रॉब्लम चल रहा है कि ज़्यादातर जो कॉपी जो जांच हो रहा है यूपीएससी स्टैंडर्ड पे तो ये होता था, झारखंड स्तर पे भी अब होने लगा होगा कि जो आपका कॉपी जांच होने के लिए जो ज़्यादातर जाएगा वो इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ाते हुए सब्जेक्ट जो पढ़ा रहे उन्हीं के पास ज़्यादातर कॉपी जाएगा, जिस कारण से उन लोग का भाषा में कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे हिंदी में कमज़ोर पड़ने लगता है और इंग्लिश में ही कॉमनली ज़्यादातर वो इस्तेमाल करने लगते हैं। और अच्छे बुक से जो अवेलेबिलिटी भी अगर आप देखा जाए तो ज़्यादातर वो इंग्लिश में ही अवेलेबल्स एलिबरेटेड एरिया, हिंदी में भी काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, लेकिन लोग जो ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं वो इंग्लिश वाले शब्दों को ज़्यादा प्रेफरेंस देने लगते हैं। इसलिए भाषा को ज़्यादा ट्विस्टेड नहीं कीजिए, भाषा को सीधा समान रखिए और समान तौर पे लिखा जाए। ठीक है। क्या भाषा लिखते वक्त हमको समय सीमा में कोई प्रॉब्लम हो सकता है? झारखंड और बीपीएससी स्तर पर अगर स्टेट लेवल का अगर हम बात करें तो आपको समय सीमा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सामान्य सा बात है कि आप एकदम आराम से लिख पाइएगा, चाहे वो 300 वर्ड में लिखे, 400 वर्ड में लिखे, जो भी लिखे, आप आराम से समय सीमा को पूरा अंदर में ही उसको कंप्लीट कर पाइए। यूपीएससी के केस में देखा गया है जीएस में अगर 20 क्वेश्चंस लिखते हैं तो आपका राइटिंग स्किल्स बहुत स्पीड होना चाहिए, जहाँ पे मेंस राइटिंग के टाइम में वहाँ पे क्वेश्चन छूटने का संभावना ज़्यादा होता है। लेकिन स्टेट पीसीएस के स्तर पे ये चीज़ का प्रॉब्लम्स नहीं है कि क्या आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। हाँ, लेकिन ये कहने का ये मतलब एकदम नहीं है कि आप सीधा एग्जामिनेशन के दिन में ही आप लिखना स्टार्ट करें, क्योंकि लिखने वाला स्किल्स इससे पहले आपको डेवलप हो जाना चाहिए। तो उसके बाद जब डेवलप्ड हो जाएगा तो आप आराम से लिख पाएंगे और समय के अंदर भी लिख पाएंगे। 3 घंटा इनफ टाइम होगा, 3 घंटा के अंदर में आप आराम से सारे क्वेश्चंस को बना के लिख पाइएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या किसी भी जो झारखंड और का मेंस हो रहा है इसमें कोई भी क्वेश्चंस आएगा उसमें भूमिका, बॉडी और निष्कर्षण लिखना है? चूँकि यहाँ पे बड़े बड़े क्वेश्चंस का आंसर राइट हो रहा है, जिस कारण से आपको भूमिका और बॉडी और निष्कर्षण तीनों लिखने पड़ेंगे। भूमिका भी लिखना पड़ेगा, बॉडी भी लिखना पड़ेगा और निष्कर्षण से लिखना पड़ेगा। भूमिका में जनरली आप लिख सकते हैं, उसके एक संक्षेपण को लिख सकते हैं, आप क्या लिखना चाहते हैं। भूमिका में एक्चुअली में बताया जाता है कि आप क्या रिप्रेजेंट करने वाले हैं, कोई भी सवाल का जो आंसर होगा वो क्या रिप्रेजेंट करने वाले हैं उस चीज़ के बारे में आप लिखें। बॉडी में पूरे के पूरे उसके आयाम्स को लिख सकते हैं, कितने आयाम्स में हो जाते हैं। जनरल जो आयाम होते हैं उसमें सामाजिक होता है, आर्थिक होता है, राजनीतिक होता है, भौगोलिक होता है और भी बहुत सारे हैं।